सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑनलाइन है और आप जैसे समझते हैं कि ये इसका उद्देश्य होने का क्या है कि आपको याद है कि पिछले 3-4 महीनों से आपको जो समस्या विश्वव्यापी कोरोना वायरस के चक्कर में आ रही है, सभी परेशान हैं। कह सकते हैं कि पहले लॉकडाउन से परेशान रहे, बट आप जानते हैं कि इस दौरान भी जो किसान है वो घर नहीं बैठा। सारी दुनिया जो है वो घर में बैठ के ही उसको लॉकडाउन में रहे सब। बट किसान ने कहा कि किसान ने अपनी खेती संभाली और बाहर आके उसने अपने खेत को सेट किया। तो मैं कहना चाहूँगा सर, किसान भाइयों, कि आपका ये जो काम है वो सराहनीय है कि आपने लगातार खेत में आकर मेहनत करके अपना, और आपको ये भी ज्ञात होगा उस टाइम जब हम देख रहे थे, ये टाइम आया था पूरा हमारे यहाँ पर लॉकडाउन का, तब हमें कुछ नहीं पता था कि करना क्या है। तो आप खेत में जाकर, और हमें पता है उस टाइम आपकी गेहूं की फसल पक चुकी थी और ये भी एक समस्या थी कि इसको कैसे बेचना है, कैसे मंडी में लेके जाना है। बट बड़े प्यार से, ध्यान से आपने सब कुछ संभाला और आपने ये भी ध्यान रखा कि ठीक है, बीमारी जो है वो आई है और उससे बचना भी है। बीमारी से इंसान बच सकता है बचाकर अपने आप को, वह भूख से जो देश है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने आगे बढ़ के इसका पूरा ध्यान रखा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो सारा काम, जो सारा ऑपरेशन था, आप हार्वेस्टिंग का, आपने जो अपने फसल कटाई की थी और वहाँ तक लेके जाना, मंडी तक लेके जाना, बहुत बड़ी एक बात, उपलब्धि थी आपकी। तो इसमें आपका जो रोल है वो सराहनीय है। देश में जो देखते हैं हम, सेना जो जवान होती है, जवान जो होते हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं, वो देश की सुरक्षा करते हैं और वो जूझते हैं दुश्मनों से। यहाँ पर अंदर है कि आपको कई कुदरती समस्याएं आती हैं, कभी सूखा पड़ा, कभी बहुत बरसात हो गई, कभी हवा ठीक नहीं चल रही, कभी कीड़ा है, कभी कुछ है, आपके साथ लगा रहता है हमेशा। बट आपने हमेशा आगे बढ़कर अपनी मेहनत के साथ खुशहाली देश में लाई है और हमेशा हमारा ये तत्पर रहा है। हम सुमिटोमो केमिकल की तरफ से, आप जो कि आपकी जानी पहचानी कंपनी है, कई साल से आप हमारे उत्पाद यूज़ कर रहे हैं, उसको लगातार यूज़ पे करने के चक्कर में आप देखा आपने कि हमेशा हमने आगे बढ़कर आगे आपके पास आने की कोशिश की है और आपने पूरा साथ दिया है। तो ये जो हमारा आज ऑनलाइन सेमिनार का जो है हमारा ये कारण ये इसलिए है कि देखिए आप, कि हम भी ये चाहते हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हमें एक दूसरे से कम मिलना है, ताकि जो कोरोना का जो चक्र है उसको तोड़ना है। तो हमें अपनी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जब हर साल हम क्या करते हैं कि आप अप्रैल मई में आपके साथ आते हैं, आपके साथ स्टार्ट करते हैं और विचार होते हैं, हमारे मीटिंग्स होती हैं आपके साथ। इस बार क्या हो गया कि इस लॉकडाउन के चलते हुए हम आपसे इतना नहीं मिल पाए जो मिल सकते थे। अभी हमारी जो पूरे जो हमारे जो फील्ड स्टाफ है आपके साथ काम कर रहा है, फिर भी हमारी कोशिश है कि इतने कम समय में, जबकि आप पूरे इस टाइम कोई किसान भाई कद्दू कर रहा है खेत में, कोई पानी लगा रहा है, कोई किसी को लाइट नहीं आ रही, लाइट के चक्कर में वो खेत में जा रहा है। तो सारी समस्याएं और सारी बातें एक साथ चल रही हैं। पैदल हमें करना है कि जो हमारा विचार है, क्योंकि जो ये धान की अभी जो मुख्य फसल है, आप सबको पता है कि धान आपके लिए लगाना कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। बट क्या हो रहा है कि लगातार, जैसे आपको ज्ञात है कि लगातार क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आप देखो वातावरण कैसे चेंज होता है। वातावरण के साथ ही हमेशा आपका फसल का जो भविष्य है वो चलता है। कभी फसल अच्छी होती है तो वातावरण अनुकूलता, जब कभी खराब मौसम भी आता है तो आपको उसके साथ जूझना पड़ता है। तो उससे हम वातावरण को हम नहीं चेंज कर सकते, बट ये कर सकते हैं कि हम इस बदलते हुए वातावरण के चक्कर में हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज करें। तो पहले क्या होता था, ये एक साइंस, हम कहते थे एक अदा है, एक आर्ट है जो खेती करना है। बट आपके टाइम में आज देखो कि आज एक कमर्शियल हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपना परिवार पालना, अपना गाँव पालना है। इस बार इसमें देश का जो हमारा कहते हैं मुद्राकरण होता है, हम कहते हैं कि फाइनेंस, जो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट होती है, सब कुछ ये खेती पर निर्भर करता है। जो बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं आप यहीं से तैयार होते हैं और इसके हमारा 70% जो आज देखो आबादी का हिस्सा है वो पूरा खेती पर निर्भर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो ये हमारे जो ये फील्ड है, ये हमारा जो खेती करना है, ये एग्रीकल्चर जो हम कहते हैं खेती बाड़ी, ये है मुख्य आज हमारा एक लाइफ का हिस्सा है। और साथ के साथ जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं, हमें उसको लगातार जो है वो कन्वर्ट करना पड़ रहा है अपनी खेती को। तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जो है उससे लेके यहाँ चाहूँगा। आपको याद होगा पंजाब, हरियाणा या उत्तर भारत में जब 1960-70 के दशक में जब ये हरित क्रांति आई थी, आपको याद होगा, पहले हम कहते थे कि हम अनाज बाहर से मंगाते हैं और एक टाइम ऐसा आया कि अनाज जो है, आज हम देखें तो आज हमारा अनाज जो है वो हम यहीं पर भंडार भरे पड़े हैं, हमारे पूरे गोडाउन भरे पड़े हैं। तो ये आपकी मेहनत का नतीजा है। और आज हमें देखना है कि फिर भी अगर हमने जो
उगाया था, उपजाऊ शक्ति हमने ज़मीन की जो यूज़ की है, हमने क्या किया कि हमने जो फसल है वो तो पैदा की है। अब ये मान के चलो कि एक सिक्का है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ बहुत अच्छा होता है और कहीं-कहीं जाके हमें महसूस होता है कि हमने इसमें जो किया इन्वेस्टमेंट किसमें क्या खोया हमने। तो अगर हम किसान से ये बात पूछते हैं कि किसान भाई आपकी 2 मुख्य चीज़ें बताओ जो आपको बहुत दिल से प्यारी हैं। तो किसान का पहला ये होता है कि मुझे अपनी फसल बहुत प्यारी है और वो दूसरा कहते हैं ज़मीन बहुत प्यारी है। अब फसल में क्या है कि अब आज के टाइम में हम देखते हैं खेत जाते हैं मार्केट में तो आप भी देखते हो कि कौन-सी नई वैरायटी आई है। आपको पता है कि जहाँ मक्का, बाजरा की खेती करते हैं, आज हम चावल लगा रहे हैं, वहाँ पर धान की खेती कर रहे हैं और धान के बाद जो है हमारी जो फसल लग रही है वो गेहूँ लग रही है और कुछ आलू लग रहे हैं। इसी तरह के रोटेशन में हम काम कर रहे हैं और 2 से 3 या 3 से 4 फसलें भी हम किसान भाई ले रहे हैं क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेत में जो फसल लगाएँगे तभी जाके हमारा आमदनी बढ़ेगी। तो हमें खेती करनी है और हमारी ज़मीनें भी सीमित हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो इस लायक हो जाएँ कि आगे आने वाली जो हमारी संतानें हैं वो उनको ज़मीन अच्छी मिले। और आज हम देख रहे हैं ज़मीन की हालत जो है, आप सबको पता है कि जो ज़मीन की सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं रह गई है। हमें करना क्या है? अब आप देखो कि जब हम ये जो चक्र देख रहे हैं, फसली चक्र जिसमें हम कहते हैं गेहूँ और चावल, चावल और गेहूँ ऐसे, तो ज़मीन में इसका क्या असर पड़ रहा है? तो आज हम सब जानते हैं कि आपको भली-भांति पता है, कीड़े के बारे में आपको पूरा ज्ञात है, बट जो खुराक है और ज़मीन की जो सेहत के बारे में हम बात करना चाहेंगे, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था किसी गाँव में, तो मैं पूछ रहा था आपने क्या लगाया? वो कहते हैं आज तो हमने मक्की जो है 200 एकड़ की मक्की लगाई हुई है और हमें इसको काटना है और अगले हमें इसको लगाना है, धान को हम लेट हो रहे हैं। तो आप मान के चलो कि कितना ज़मीन पर उसका तनाव है, बोझ है कि आज एक के बाद दूसरी फसल लेनी है हमने। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ताकि हमारी जो ज़मीन है वो बची रहे। तो मेरा ये मानना कि धान पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो धान की आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो ये अब चलेगा तो हम बीज नर्सरी लगाते हैं। यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो पहले चलते-चलते 40 से 45 दिन का सफ़र होता है। इससे हम क्या कहते हैं हरियाली आए, इसमें टिलर्स जो हैं वो बड़े से ज़्यादा हाइट कद करें पौधा और जो उसके टिलर्स हैं, जो शाखाएँ हैं वो अच्छी तरह फूटे और जल्दी-जल्दी हमारा खेत पूरा भर जाए। उसके बाद हम इसको आगे लेके जाते हैं तो क्या होता है कि हम कहते हैं फूल की आ रही है। अब ये फूल की अवस्था आ रही है और फूल से क्या होता है आगे दाना बनता है, ये दाने की अवस्था होती है। तो हर जो अवस्था आप देख रहे हो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो पहली अवस्था है इसको हम ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं, आज जो हमारा सेमिनार का वो है उसका मेन ये है कि आज हमें ये देखना है कि इस अवस्था में जिसको हम कहते हैं 0 से लेकर जो 40-45 दिन की अवस्था है, हमें इसमें करना क्या है, हमारे हाथ में क्या है। अगर इस अवस्था को हम संभाल लेते हैं तो आप समझ लो आपने आधी जंग ये जीत ली है। उसके बाद जो दाने की अवस्था आती है उसके लिए हम अलग सेमिनार करेंगे, बट आज हमें इसमें याद करना है कि ये टिलर्स बढ़ाने के लिए और इसको अच्छा हेल्दी स्वस्थ बूटा पौधा कहते हैं इसको, हम कैसे मेंटेन करना है। 2 चीज़ें जो जानने वाली हैं कि क्या होता है, हमें पहले पौष्टिक तत्व जो खुराकी तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर किसान को ये पता है कि हम यूरिया डालते हैं, हम डीएपी डालते हैं, हम पोटाश डालते हैं और हम जिंक, लोहा हम सब जानते हैं, बट हमें ये जानना पड़ता है कि इसमें कमी कब आती है, पहचानना बहुत डिफिकल्ट है। हमें क्लियर पता होता है कि पत्ता में सुंडी कैसी होती है, पत्ता मुड़ गया तो उसके अंदर हम ढूंढ लेते हैं, पत्ते मुड़ने के बाद इसमें हमारे एक सुंडी अंदर पड़ी हुई है तो हम निकाल लेते हैं। अगर हरे तिले का हमला होता है हम पहचान लेते हैं कि घास जैसा बन जाता है हमारा जो है धान, तो हम पहचान लेते हैं उसको। अगर तना छेदक सुंडी है तो हम उसको पहचान लेते हैं, तो हम आंखों से देख सकते हैं उसको। कुछ चीज़ें हम आंखों से देखने के बाद पहचान नहीं पाते एग्जैक्टली है क्या। जैसे आपको बताऊं कि आप यूरिया डालते हो, क्यों डालते हो, ताकि जो बढ़ाव है उसका वो बढ़े, जल्दी बढ़े। और होता भी ऐसे ही है कि नाइट्रोजन जब डालते हैं यूरिया से हम, तो क्या होता है कि उसमें हरियाली आती है और उसकी हाइट बढ़ती है, कद बढ़ती है और उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, जो कि बहुत जरूरी है, वो आप करते भी हो। मगर क्या होता है कई बार हम ज़्यादा डाल देते हैं, उसमें क्या समस्या आती है कि हमारे खेतों में कई तरह के हम ये कहते हैं कि खरपतवार और ज़्यादा जन्म लेते हैं और साथ के साथ क्या होता है जो कीड़े का हमला बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि ये जो रंग है इसका बहुत ज़्यादा हरा हो गया तो इसमें कीड़े का हमला बहुत बड़ा बढ़ गया और इसके साथ के साथ क्या होता है बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो खुराक कहीं ना कहीं अगर कम डालते हैं तो वैसे उल्टा होता है कि आपकी जो हाइट नहीं बढ़ती। तो खुराक जितनी डालती है तो आप जमीन टेस्ट करने से लग जाएगा पता आपको कि क्या जरूरत है इसकी। बट ये जानो कि हर तत्व का रोल क्या है। जैसे हमारे शरीर को हर संतुलित भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही फसल को एक संतुलित मिश्रण होता है न्यूट्रिएंट्स का या तत्व का, हमें देना पड़ता है। वो हम खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में देते हैं
तो नाइट्रोजन हम डालते हैं यूरिया के साथ, डीएपी में हमें नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, बट हम जो डालते हैं डीएपी या सुपर डालते हैं फास्फोरस के लिए, फास्फोरस का काम क्या है? फास्फोरस का काम ये होता है कि जो जड़ होती है वो अच्छी तरह से फैले, जड़ का विकास हो, ये सारा काम जो होता है वो फास्फोरस करती है। अगला हम डालते हैं पोटाश, तो पोटाश का काम का जो तना होता है हमारा फसल का, वो उसकी मजबूती है वो हमेशा पोटाश से आती है। और पत्ते में हम जो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम कहते हैं आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो होता है वो उसके लिए जो हम सांस लेते हैं वैसे हमारे शरीर का हिस्सा है, वैसे ही पोटाश का होना बहुत जरूरी है। और बाद में हम कहते हैं इसका झाड़ या हम कहते हैं पैदावार, इसका जो हम कहते हैं ये सारा कुछ जो डिपेंड करता है ये पूरा पोटाश पे होता है। तो पोटाश का काम क्या है कि नाइट्रोजन फास्फोरस को इकट्ठा करना, वो पोटाश का काम है। और अगर फास्फोरस कम रहेगा तो आपकी जड़ नहीं बढ़ेगी। तो हर तत्व का एक रोल है जिसको आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन की कमी पहचानी कैसे जाती है। अब खेत में हम जाते हैं तो किसान का देखता है कि मेरी फसल पीली है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो फसल पीली है तो उसमें आपको यूरिया मांग रहा खेत, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये जानना पड़ेगा अगर वो नाइट्रोजन मांगता है, यूरिया मांगता है, तो क्या उसकी समस्या पहले कहाँ से आती है। हमेशा वो पत्ता जो पुराना पत्ता होता है उसमें आपको नाइट्रोजन की कमी आती है तो हमें यूरिया डालना चाहिए। अगर ऊपर के पत्ते में आती है तो आपको लोहे की कमी होती है नए पत्तों में, या सल्फर की कमी होती है। अब ये ऊपर से सूखता है तो लोहे की कमी है, अगर वो बीच में जाके सूखना स्टार्ट होता है तो वो सल्फर की कमी है। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कौन से खुराक की कहाँ जाके समस्या आती है। सबसे बेसिक जो चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुराकी तत्व उल्ट गलत डाल देंगे, चाहिए कुछ और डाला कुछ, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान देने वाला है। एक तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, एक फसल की जो सेहत है वो बिगड़ रही है। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जो किसान से पूछते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट, वो कहता है हमें फसल प्यारी है। तो फसल तो प्यारी है, बट फसल के लिए अगर आप अच्छी वैरायटी लेके आते हो जाकर, तो आपको क्या ढूंढना होता है कि किस जमीन पर लगानी है। अगर फसल ठीक है, नई वैरायटी आई है, उसमें आपको लगता है कि इसमें पैदावार, इसमें आप ज्यादा क्विंटलों में ले सकते हो पैदावार, तो अच्छी बात है। बट अगर आपकी जमीन उस लायक ही नहीं है तो आप उस वैरायटी का क्या करोगे। इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जमीन की जो सेहत है उस पर पहले ध्यान दो, क्योंकि जमीन ही आपके साथ रहने वाली है। वैरायटी आती है जाएगी, नई वैरायटी भी आएंगी, आप लगाते रहोगे, फसली चक्र में आप चेंज करते रहोगे, बट जमीन आपकी वही रहेगी। तो जमीन को संभालना आज के टाइम में आपके साथ ज्यादा जरूरी है। तो एक तो तत्व की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, एनपीके डालने के बाद क्या देखते हैं कि फिर भी हमारी फसल जो है बढ़ नहीं रही, कोई ना कोई कारण है। यहाँ तो खेत में कोई बीमारी है, और बीमारी है तो क्या देखते हैं हम जाकर, हम फसल पौधा उखाड़ते हैं। उखाड़ने के बाद क्या ध्यान कहाँ जाता है हमारा ध्यान जाता है कि जड़ में कोई सुंडी तो नहीं है, जड़ में कोई कीड़ा तो नहीं बैठा हुआ, जड़ ठीक है ना। तो आपको पहचान होती है जड़ क्या। आप जड़ क्यों देखते हो? जड़ आप इसलिए देखते हो कि आपको पता है कि जड़ जो है वो उसकी मजबूती, उसका फैलाव बहुत जरूरी है। अगर जड़ आपकी वीक है और आपको ऐसा महसूस में कोई कमी है, तो कोई खुराक डाल लो, वो खुराक लगने वाली नहीं है कहीं ना कहीं। कोई दिल जो हमारे बॉडी का पार्ट है, दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दिल से जो पंप, हार्ट जो पंप करते हैं, दिल से पंपिंग होती है, उससे सारा जो सर्कुलेशन ब्लड का वो चलता है। जिस बंदे का दिल वीक है वो कोई इतना ज्यादा काम नहीं कर पाता, वो थका महसूस करता है जितनी मर्जी उसको आप खुराक दे दो। तो पहले तो हमें ये बेसिक जो चीज है वो जड़ की मजबूती चाहिए, वो हमें जमीन से मिल सकती है। जमीन अगर तंदुरुस्त हो, यहाँ तो खुराकी तत्व अच्छी तरह डाले। और दूसरा कारण क्या होता है, बीमारियां लगातार ऐसी बढ़ रही हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं जमीन में। बीमारियां हम कब देखते हैं, जब बीमारी आ जाती है, जिसके लक्षण आते हैं, तब तक क्या होता है, पत्ता गल जाता है या सड़ जाता है या तना गल जाता है या आपकी जड़ गल जाती है पौधे की, तो आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम। तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो होती है। तो क्यों ना जो खर्चा हम बाद में करने जा रहे हैं, हमें उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी फसल जो है वो क्या चाहती है। सबसे बड़ी बात, बेसिक चीज ये है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि अब जो एनपीके आपने डाल दिया वो आप रूटीन में डालते हो, कोई आपके लिए नई चीज ही है। फिर भी एक ऐसा तत्व है जो आपको हम नॉर्मली भूल जाते हैं, वो तत्व है, आपको याद होना चाहिए, वो है सल्फर। अब सल्फर इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले क्या होता था, हम सल्फर को मानते थे सेकेंडरी, मतलब इसके बाद तीन तो प्राइमरी होते हैं कि ये तो डालने ही डालने हैं एनपीके, जो यूरिया, डीएपी या पोटाश डालते थे। तो जो सल्फर है उसकी महसूस हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे जो पानी का लेवल था ऊपर था, तो सल्फर हमें मिलती थी। हमें, हम देसी खाद डालते थे उसमें सल्फर मिलती थी, हम जिप्सम डालते थे, सुपर डालते थे। अब ये चीजें हमने बंद कर दी, हम नहीं डालते। अब जमीन जो है वो एक बैंक है, कि बैंक में आपने पैसा डाला, आप पैसा निकाल रहे हो तो ठीक है, आपका जो अकाउंट बैलेंस पूरा मेंटेन है। अभी क्या हो रहा है कि आपने बैंक से पैसा निकालते जा रहे हो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके
आपके बैंक खाता खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आती है। सेम जो जमीन है, जमीन में कई तरह के तत्व जो कुदरती रूप से आपको मिले हुए हैं पहले ही, और कुछ आप खाद में मिला के डालते हो। और जो फसल है, अगर मान के चलो 90 से 110 किलो सल्फर जमीन से निकल गई हर साल, आपके जमीन में 1000 किलो सल्फर पड़ी हो, तो कब तक ये आपका चलेगा? और सल्फर में एक और चीज क्या है कि ये कभी दिखाती नहीं है अपनी कमी जल्दी। आपको लगता है मेरा खेत हरा है, बट ये जहाँ पर रेतली जमीन है वहां पर आपको सल्फर की कमी नजर आती है। जहाँ पर दरमियानी जमीन है और जहाँ पर आप देखोगे कि अच्छी जमीन है, वहां पर सल्फर की कमी आपको महसूस नहीं होती। तो अगर कोई चीज हम कहते हैं छुपी हुई भूख है, तो जो चीज आप नजर नहीं आ रही वो कभी ना कहीं परेशान करती है आपको। तो आपने करना क्या? पहले ये जानना जरूरी है कि सल्फर करता क्या है। सल्फर ये करता है कि जो हमने खाद डाली है एनपीके, वो तब काम करेगी अगर सल्फर है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, कई बार क्या होता है, हम डीएपी डालते हैं या खाद डालते हैं और बाद में हम देखते हैं कि फसल तो बहुत अच्छी खड़ी है, दाने पूरे लगते हैं हमें भरे पड़े हैं, बालियां भरी पड़ी हैं हमें। अब बालियां भरी पड़ी हैं, तो जब हम ट्राली खेत में लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जब उसको ट्राली भरते हैं तो हमें लगता है कि ये 1.5 पूरा ट्राली है, 2 ट्राली होनी चाहिए, वो आधी रह जाती है, उससे आधी रह जाती है। तो क्यों? दाने तो हैं। और जब उसको तोलते हैं हम, जब उसका भार उठाते हैं, तो हमें लगता है हमारी पैदावार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। कारण क्या होता है कि जो दाने का बनना है वो होता है फास्फोरस के कारण, बट जो दाने का बनाने में मदद करनी, फास्फोरस तब आएगी फसल के काम अगर सल्फर है। अगर सल्फर कमी रह गई तो वो दाने का जो भारपन है, जो उसका वेट है, वजन है, वो बढ़ता नहीं है। तो क्या होने वाला होता है कि आपको दाने नजर मिल जाएंगे, बट आपको उसका भार नहीं मिलेगा, पैदावार में कमी आएगी। कम से कम 2-2, 3-3 क्विंटल का फर्क तो मिनिमम पड़ता ही पड़ता है। तो इसको करने के लिए, ठीक सेट करने के लिए, दूसरा क्या, क्वालिटी की बात करते हैं, चमक की बात करते हैं फसल की, दाने की, तो सल्फर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चपाती की क्वालिटी देखो आप, हम कहते हैं आटे की क्वालिटी में बड़ा अच्छा फर्क है जो हम रोटी खाते हैं। तो जो उसका पंजेंसी है, उसका जो करेक्टर है ना, वो उसको इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में सल्फर का बहुत बड़ा रोल है। अब सल्फर जो है वो सरकार ने और यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है कि सल्फर को एक ऐसा चौथा तत्व माना जाए जो कि अब प्राइमरी में आ गया सेकेंडरी से। तो पहले जैसे हम एनपीके की बात करते थे कि हम एनपीके की बात करते हैं, तो एनपीके बाद जो हम चौथा तत्व, जरूरी तत्व मानते हैं, वो तत्व है ये NPKS। तो ये सल्फर है, ये चौथा तत्व है। और ये हम देते कैसे हैं? सुमिटोमो ने एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार किया हुआ, आप सब जानते हो, न्यूट्रियस 90 के नाम पे। ये न्यूट्रियस 90 जो है, ये 90% जो है ये WDG, मतलब कि इसका काम क्या है कि वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल। क्योंकि सल्फर में एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि जो सल्फर होता है उसको हम इमोबाइल करते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो होती है, पोटाश होती है, जैसे ही डाला वो एकदम भागनी स्टार्ट होती है खेत के अंदर जाकर। सल्फर में, फास्फोरस में और लोहे में ऐसा करेक्टर होता है कि ये ज्यादा तेज नहीं जाती है, आराम से चलते चलते फसल को मिलती है, और ये जम भी और जल्दी जाती है। तो जो सल्फर अच्छी तरह से डाइजेस्ट की होती है, अच्छी क्वालिटी से तैयार की होती है, जिसका जो दाने का जो कण है वो बहुत बारीक होगा, तो वो आपको आराम से मिल जाएगी। अगर वो इसका जो कण है बहुत मोटा रहेगा तो सल्फर जो है वो बहुत स्लो मिलती है, तो फसल की काम नहीं आती, वही जमीन में पड़ी रहती है। तो ये न्यूट्रियस 90 जो हमने तैयार की है, ये WDG आप देखोगे ये बहुत ज्यादा बारीक ऐसा कण है। और इसको हम जो अभी डोज की अगर बात पूछे कि इसकी डोज क्या है, तो डोज में क्या होता है कि देखो, ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ा रोल सल्फर का क्या होता है, क्लोरोफिल, हम जो कहते हैं हरापन। तो हरापन जो है वो हमेशा इसके कारण आता है। अगर हरापन ही कम हो गया, आपकी फसल पीली रहेगी, तो जो सूरज की किरणें या पत्तों में पड़ती है, जिसमें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिससे सारी स्टार्च, अमाइनो एसिड्स, सब चीजें तैयार होती हैं जो दाने में कन्वर्ट जाके स्टोर होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आती है। तो क्लोरोफिल का मेंटेन करना, सबसे बड़ा जो इसका हिस्सा है वो क्लोरोफिल जो बनता है, इसके कारण बनता है। तो हम मान के चलो कि पत्तों का रसोई, जो पत्ता एक रसोई घर है, इसमें सब कुछ वो तैयार होता है, इसके कारण होता है। तो क्लोरोफिल के बनने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते सल्फर को। और ये आपको न्यूट्रियस 90 बार, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है कि वो खाद डालते हैं तो खाद की क्वालिटी क्या है। तो हमने इसको जो माइक्रो ग्रेन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, वो इतना डाइजेस्ट किया हुआ है कि जैसे हम डालते हैं ये आपकी फसल लगना स्टार्ट होता है। तो वो जो सेटबैक है बड़ी जल्दी पूरा रिकवर हो जाता है इसमें। तो ये आपको चौथा तत्व, ये मैंडेटरी है, और आप मान के चलो ये जरूरत है आपकी आज की जो जरूरत, हम कहते हैं कि चौथा तत्व जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप यूरिया DAP डालते हैं, इसको भी आप मान के चलो डालना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि इसकी डोज और डालने का तरीका क्या है।
तो जो डोज है, डोज में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि जो आपकी ज़मीन चाहती क्या है, क्या मांगती है। अगर हम ज़मीन टेस्ट कराते हैं तो आपको महसूस होगा कि इसमें सल्फर की कमी है, तो कितनी कमी है, तो उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। बस 3 से लेकर 3 किलो जो मिनिमम क्वांटिटी है, जो आपको पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। उसके बाद जैसे फसल की जरूरत है, गन्ना है, आलू है, यहाँ आपको लगता है हाइब्रिड वैरायटी है, जहाँ पर आपको खुराक ज़्यादा चाहिए, उसमें आप, यहाँ ज़मीन की कमी है ज़्यादा, तो आप 4 से 5 किलो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 शिफ्टों में डाल सकते हो। इसके लिए जो डालने का तरीका ये है कि आपके पास यूरिया है, और क्योंकि ये बहुत बारीक है, इसको खेत की मिट्टी के साथ भी डाल सकते हो अगर आपने यूरिया डाल दिया। अगर यूरिया नहीं डाला तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि हमारा यूरिया जो होता है वो आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और बुलबुले उठते हैं, जैसे हम डालते हैं यूरिया तो हवा में गैस बन के, सभी किसान भाइयों को इस बात का ज्ञात है कि तकरीबन ये हमारा आधा जो है परसेंट यूरिया में 50% जो यूरिया है 100 में से उड़ जाता है, ये जमीन में ये जड़ की पहुंच से नाइट्रेट के रूप में निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये नोट करो कि इसको तरीका डालने का क्या है कि आपने यूरिया डालना है, यूरिया का बैग आप खोल दो, और खोलने के बाद आप इसके जो 3 किलो की जो थैली है, इसको यूरिया में अप्लाई करो, डालो, मिलाओ, और जो इसका लेप चढ़ जाएगा इससे, और लेप से क्या होगा, ये जो हमारा यूरिया का दाना है वो पूरा इसमें सल्फर कोटेड यूरिया बन जाएगा। और जैसे आप डालोगे तो जो आप खाद डाल दे, यूरिया बहुत जल्दी उड़ जाता है और दूर जाता है। इसके साथ बीमारी जो आती है और जो आपके कीट का हमला होता है वो काफी हद तक नियंत्रित रहता है। तो ये आपने जो है इसको डालना है, और ये टाइम कब है, जब आप यूरिया डाल रहे हो, अभी पहली किस्त है और दूसरी किस्त है, आप किसी भी किस्त में इसको आराम से डाल सकते हैं। तो ये हमारा था कि ये जो चौथा तत्व है ये बहुत जरूरी तत्व है, इसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुराकी तत्व हमने डाल दिए, हमने खाद डाल दी, तो एक समस्या आती है हमें कि अब ठीक है, आपको पता जमीन बहुत ज्यादा सख्त हो रही है, लगातार मैंने बताया जैसे आपको कि एक फसल है, फिर दूसरी फसल है, फिर तीसरी फसल है, तो ना हवा मिलती है जमीन में, ना उसको पानी लगता है। तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में किसी बंद कमरे में रखा जाए किसी को, तो बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नमी बहुत रहती है, हवा का एक्सचेंज नहीं होता। तो जमीन की हालत वही है कि लगातार फसल लगाने में क्या होता है कई बार कि हमें जो जमीन है उसमें बीमारियों की जो है वो बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका जो हम प्रकोप है बीमारियों का बढ़ जाता है। अब बीज तो बहुत बढ़िया, फसल भी अच्छी लगाई है आपने, वैरायटी अच्छी लगाई है, बट जो जैसे जड़ पकड़ती है तो क्या होता है, उसमें कई जो कीटाणु होते हैं बीमारी फैलाने वाले, वो बढ़ जाते हैं। पहले हम गोबर की खाद डालते थे, उसमें वो जीवाणु जो हम कहते हैं कीटाणु बीमारी फैलाने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं, और जो जीवाणु होते हैं जो आपको हम कहते हैं कि लाभ देने वाले हैं, उसकी गिनती कम हो गई है। पहले वो बचाते थे कुदरती रूप से, अब वो लगातार खेती कर रहे हैं तो वो गिनती कम हो गई है। तो हमें क्या करना है, दोबारा से उन जो लाभदायक जो हमारे जीवाणु हैं खेतों में, उनको बढ़ाना है हमें। तो उसमें क्या है कि या तो आप गोबर की खाद डालो जो बहुत गली सड़ी हो, वो आपको अवेलेबल नहीं है आज के टाइम में। तो एक सिंपल मेथड है कि आप ही खेत से वो दोबारा हमें जीवाणु डालने पड़ेंगे। जैसे हम दही जमाते हैं, दूध लेकर उसमें जामनी लगाते हैं और हम क्या करते हैं, दही जम जाता है हमारा। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, ये आप आराम से कर सकते हैं। सबके खेत में थोड़ा ढेर तो लगा होता है गली सड़ी गोबर का, तो आप उसमें क्या करना है, 25 से लेकर 50 किलो तक जो गोबर है वो आप जगह साइड में रख लो अपने पास। और उसमें आपको मैं बताता हूँ, ये आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं, ये लाल डब्बा जो है ये ट्राइको HR, और ये नीला जो है ये सूडोसेल हम कहते हैं। इसमें लाल जो डब्बा ट्राइको HR, इसमें ट्राइकोडर्मा आर्सेनियम है, और ये सूडोमोनास फ्लोरेंसिस जो है ये आपका ये नीले डब्बे में है। अब इनका काम क्या है, ये जो हमारी फफूंद होती है जमीन में, उसको रोकने का जो है कीटाणु, ये जीवाणु है, ये जो बैक्टीरियल रोग होते हैं उसको बचाने के लिए जो सूडोसेल है ये हमारा जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सिंपल तरीका है, इन 2 डब्बों को आप क्या करना, आपने 25 से 30 किलो जो होती है गली सड़ी गोबर की खाद होती है उसमें मिला लेना, उसको रख देना साइड में धूप से दूर, और उसमें नमी बरकरार रखने के लिए ऊपर से आप पल्ली डाल दो, बोरा जो होता है आपके पास वो डाल सकते हैं, और उसको तकरीबन 2 से लेकर 4 दिन तक रख सकते हैं आराम से इसको साइड में। और उसके बाद आप नोट करोगे कि ये जो आपकी पूरी जो गोबर की खाद है पूरी के पूरे में ये मिल जाता है। जैसे 1 चम्मच जो दही का होता है वो बाद में दूध में लगने के बाद वो दही जमा देता है, वैसे ये पूरा आपका जो ढेर होता है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना, नर्सरी लगानी, धान की पौध है वो लगानी है। तो 1 कनाल की जो पौध है उसमें आपने 1 किलो ट्राइको HR का, जो मैंने बताया लाल डब्बा था, आपके द्वारा दिखाना चाहूंगा आपको मैं पहचान के लिए, ये जो लाल डब्बा है और ये जो नीला डब्बा है ट्राइको HR सूडोसेल का, इसको
मिलाकर और ढेर लगाने के बाद 2 से 4 दिन के बाद उस ढेर को आपने खेत में, आप जब आपने बीज का छट्टा देना उससे पहले डाल सकते हैं, या अगर लगा भी लिया 2-3 से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर वो नर्सरी में आप इसको, एक कनाल की नर्सरी है जो तकरीबन 8 से लेकर 10 एकड़ के लिए पौधे के लिए काफी है, ये काम करता है। इतने 10 एकड़ का जो काम है आपने एक नर्सरी में, एक कनाल की नर्सरी में आपने कंप्लीट कर लिया। फायदा ये होता है कि इसका टीकाकरण हो गया, मतलब अब क्या होगा कि जो जड़ इसकी है वो इससे पूरी ट्रीट हो चुकी है, और जो उसको आप लगाओगे खेत में जाकर दूसरे में, तो आपका हमला जो कीटाणुओं का है जड़ के ऊपर वो रुक जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने जड़ के अंदर ये अपने जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, अच्छे जो फफूंद है, इसको हमने इसमें कॉलोनी डेवलप करा दी है, तो इसमें ये जो चीज़ है उसको मिल गई है। तो बहुत सिंपल तरीका, ये किसान भाई आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या है, ज़मीन जो है उसकी वैल्यू देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम क्या सोचते हैं, आम बंदा इंसान क्या सोचता है, बैंक में पैसा इकट्ठा करता है तो भविष्य के लिए वो क्या सोचता है कि ठीक है आज हमने एफडी करानी, 1 साल में इतना पैसा जमा कराना है, कोई 5 साल का कराता है, कोई 10 साल का कराता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट, भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम 5 साल 10 साल बाद निकालते हैं पैसा बैंक में, हमें उसका पूरा ब्याज मिलता है और पैसा हमारा इकट्ठा होता है, तो हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी है अपने ही पैसे की। ऐसे ज़मीन है कभी भी 1 साल में ख़राब नहीं होती, कभी 1 साल में ठीक नहीं होती, हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट कैसा होता है, आपको लगेगा पता कि हम कोई बीमारी आती है, हम क्या करते हैं कि इमीडिएट हम स्प्रे मारते हैं और कोशिश करते हैं फसल पे हम स्प्रे मारते हैं कि फसल में बीमारी रुक जाए। पर कारण क्या है कि वो आता कहाँ से, आता ज़मीन से बीमारियां आती हैं। हमारा ध्यान जो है वो लगी हुई फसल पर है, हमारा ध्यान वहाँ नहीं आता कि ये जो इसका कारण क्या है, कारण ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन से ही हमारी, जहाँ हमारी फसल खड़ी है वहीं से ये चीज़ें आती हैं। हमने इसका ट्रीटमेंट तो कर लिया, बहुत खर्चा कर लिया इस पर, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। तो आज ये समय ऐसा है कि हमें इस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये ज़मीन आपकी है, अगर ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान के चलो कि ये आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ दे के जाएगी, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है बंजर के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो इसकी सेहत के लिए, इसकी सेवा के लिए सारा जो खर्चा है वो आपका मैक्सिमम जो खर्चा 300 रुपये का आता है एकड़ का एक टाइम में, ये साल में आप 1 से लेकर 2 बार डालोगे तो आपको खुद महसूस होगा। जो आपके पौधे गल जाते हैं ज़्यादा, या आपको लगता है बीमारी में आपके दाने नहीं अच्छे आ रहे, या आपका फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहे, ये जो समस्याएं आपको आ रही हैं, आपको महसूस होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये समस्याएं दूर हो रही हैं। जैसे किसी बंदे को बुखार चढ़ता है तो क्या करता है कि नॉर्मली हम क्रोसिन की गोली खाते हैं, और क्रोसिन गोली के खाने के बाद क्या करते हैं हम कि तकरीबन चलो 6 घंटे के बाद हमारा जो बुखार दोबारा चढ़ता है, फिर हम दोबारा खाते हैं, फिर बुखार चढ़ता है। ये तो आपका समाधान नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि पहले टेस्ट स्टॉक है क्या, फिर क्या कहता है दवाई लिख के कहता है कि चलो ठीक है सुबह ये दवाई खाओ, शाम को ये, दोपहर को ये दवाई खानी है। तो क्या होता है, तीसरे चौथे दिन हमें क्या महसूस होता है, हम जो खाना छोड़ देते हैं, खाना बीमार है इसलिए नहीं खा पाते, जिससे फसल आपकी चलती नहीं, क्योंकि बीमार है, उसकी जड़ चल नहीं रही, तो जो मर्जी खा डालते जाओ, उसका फायदा नहीं है। तो जैसे तीसरे दिन में हमें इसका असर, दवाई का असर आना स्टार्ट होता है, तो हमें भूख लगनी स्टार्ट होती है। अब जब भूख लगनी स्टार्ट होती है, हम खाना खाते हैं, एनर्जी आती है। फसल का भी एक टाइम है, विंडो है कि आपकी जो फसल है कोई 100 दिन की है, 150 दिन की है। अगर बीमारी के कारण वो कहीं रुक गई है, उसके 10 दिन खराब हो गए या 15 दिन खराब हो गए, तो आपको आप मान के चलो कि आप जो टारगेट लेकर चल रहे हो फसल का, अब इतना मैंने पैदावार लेनी, आपको नहीं मिलेगा। तो वो टाइम आने ही मत दो कि बीमारी जो है आपकी आए और आप वेट करो, फिर आप स्प्रे करो। इसमें आपका टाइम बहुत निकलता है, तो पैसा ज़्यादा लगता है और आपकी फसल खराब होती है। तो ये जो चीज़ें आपको है ये आज से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो अभी आप किसान भाई, इस टाइम बासमती का मैं देख रहा हूँ, बासमती लग रही है, मेरी भी लग रही है, और बासमती लगने का टाइम भी आ गया। और हम झंडा पत्ते की बात करते हैं, झंडा पत्ता का रोग आमतौर पर हमने देखा काफी बड़ा बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहने, तो हमने बताया था नर्सरी का, बताया था आपको। तो दूसरा तरीका ये है जो बहुत सिंपल तरीका है। आप जब देखते हो कि यहाँ पर ये देखिए आपकी जो पौध उखाड़ी आपने यहाँ निकाली हुई लगाने के लिए खेत में, तो जहाँ पर आपने नर्सरी में पौध लगाई थी उसी में एक जगह में पानी खड़ा कर लो। यहाँ आपकी जो खाल होती है उसी पर आपने पानी इकट्ठा करके उसमें ये ट्राइको और HR और सूडो का जो है, ये आपको मैंने बताया था दोबारा, ये लाल डब्बा ट्राइको HR का, ये नीला डब्बा जो आपका है ये सूडोसेल का, ये 2 डब्बों को आपने मिलाकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला के इसको पानी खड़ा कर देना। और पानी इतना खड़ा करो कि इसमें जो जड़ है वो डूब जाए, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जहां तक आपकी जड़ टच कर रही है पौधे की वहां तक देखना आपने। तो इस तरीके से आप रख लो 2 से लेकर 4 घंटे, ये डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ऐसा पड़ा रहेगा। उसके बाद आपने जाके खेत में इसको लगा देना है। और यहाँ तीसरा तरीका ये है कि अगर आप खेत में आप कद्दू कर रहे हो
एक तो कद्दू कत्ते के हम इसका छट्टा दे सकते हैं, ये जो हमने बताया था इसका ढेर का। या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हो कि धान लग गया, तो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इसको आप डाल सकते हो। कई बार क्या होता है, कद्दू करते हैं हमारे पास टाइम कम होता है, हम नहीं डाल सकते, भूल जाते हैं। इसीलिए इसको डालने का बेस्ट तरीका ये है कि आप खेत लगे हुए धान के ऊपर इसका आप छट्टा देके अपना कर सकते हो। इसमें ये इसकी जो है काफी हद तक ये रोग की जो है समाप्ति हो जाएगी इससे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो हमारी होगी जो मैंने बताई आपको। एक और तरीका भी है, बहुत सिंपल तरीका है। अभी क्या होता है कि वातावरण जो है वो हमारे हाथ में नहीं। कई बार क्या होता है, हमने फसल लगाई और हमें बीमारी जो एकदम इमीडिएट आने को तैयार है, आप ये चीज नहीं कर पाए, तो एक और सिंपल तरीका जो हमें किसान भाइयों ने गाइड किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्वस्थ जड़ होती है और स्वस्थ जमीन है वो उसका होना बहुत जरूरी है। मगर एक और चीज होती है कि खाद डालने के बाद कई बार क्या होता है, कई तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें पचाने के लिए हमारी बॉडी में से कई तरह के हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं, वो उसको पचाते हैं और कन्वर्ट हमें मदद करते हैं भोजन को ग्रहण करने में। वैसे ही फसल के अंदर कई तरह के जब हम खाद डालते हैं तो पौधे के अंदर कई तरह के हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं, वो आपकी फसल को इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं कि फसल को लगे और बाद में जो हमारी फ्लावरिंग, जब फूल बन रहे हैं और जो हमारे हम कहते हैं कि दाना बन रहा है या फल बन रहा है, वो अच्छी तरह से बने। इसका सारा काम जो है ये चीजें करती हैं। बट मौसम ऐसा होता है कि मौसम हमारे पास अनुकूल नहीं मिलता। जैसे आपको गर्मी कम चाहिए तो गर्मी ज्यादा बढ़ गई। आज जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसमें फसल में कहीं ना कहीं असर आ गया। तो हम ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जो ये तनाव की स्थिति आती है कई बार फसल के ऊपर, जो मौसम के कारण आती है या कीड़ों का हमला के कारण आती है किसी तरह, इस तनाव को मुक्ति कैसे पाएं। क्योंकि फसल जो है उसको तो वही रहना खेत के अंदर, हमारी तरह नहीं है कि हमें गर्मी लग रही है हमने एसी ऑन कर दिया और हम कूलर के आगे बैठ के पंखे, उसको तो वो चीज लेनी है जो कुदरत को दे रही है। तो क्या ऐसा हम किया जाए जाकि उसको हम बचा सके उस चीज को। तो उसके लिए मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो बीमारी से मुक्ति, और दोबारा हमारा टारगेट क्या होता है कि बीमारी की मुक्ति के साथ साथ हमारी जो फैलाव है, शाखाएं हैं या टिलर्स हैं, वो अच्छी तरह टाइम से बढ़ जाए। तो जितने टिलर्स बढ़ेंगे जो हमें फायदा देगा, उसमें हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। तो किसान देख के बता सकता है कि मेरे यहाँ पर जो फैलाव है बहुत बढ़िया आया है, इसकी जो हाइट है बहुत अच्छी आ गई है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जो पैदावार है अच्छी होने वाली है। और जहाँ पर वो चलता ही नहीं है, उसकी हाइट नहीं ले पाता जो धान है, तो कहीं ना कहीं धान का पौधा छोटा रह जाता है या उसकी जड़ आगे बढ़ नहीं पाती, हाइट नहीं बढ़ती, हरापन नहीं मेंटेन होता, क्लोरोफिल नहीं बनता। तो क्या होता है अल्टीमेटली, मतलब एंड में क्या निकलता है, तो आपको लग जाता पता मेरा खेत कमजोर है या कमजोर रह गया खाद डालने के बाद, तो क्या किया जाए। उस अवस्था में आपको दो चीजें बताना चाहूंगा मैं। एक तो ये जो आप देख रहे हो सामने मेरे ये प्रोडक्ट है तारीफ, जो भी तत्व जिसमें मैंने आपको NPK बताया था, जिंक लोहा वाला बताया था, इसके अंदर वो चीजें इस रूप में है कि ये एकदम लगती है। जैसे आप यूरिया डालते हो तो यूरिया में कम से कम उसको लगते हैं 48 से 72 घंटे के बाद उसका वो रूप बनता है जिसमें वो फसल ले सकती है, उसको ग्रहण कर सकती है। तो उसमें वो एक तनाव की स्थिति बनती है, जमीन से उसको नई चीज मिल रही, खाद लेट हो गई है तो आप कुछ नहीं कर पाते। ये जो चीज है तारीफ है, इसमें इसका जो ऐसा रूप है वो ऐसा न्यूट्रन का रूप डाला गया है कि जैसे ही डालेंगे इसको इमीडिएट जो है पकड़ लेगी, इसको जो है हमारी जड़, और जड़ ने पकड़ लिया तो ये जो है खुराक पूरी की पूरी फसल पे लग जाती है, उसकी सेहत बढ़िया होती है। तो ये बहुत जरूरी है, ये खुराकी तत्व डालना स्टार्टिंग में जरूरी है। और हमें किसान भाइयों ने बहुत गाइड किया, इसके लिए हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने खुद तजर्बा करके बताया कि तारीफ जो है ये हमारा जो स्टार्टिंग में सेटबैक लगता है, जो हम कहते हैं तनाव की स्थिति में हमारा जो पौधा चलता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है, ऐसी अवस्था आती है खेतों में कई बार, तो उन्होंने इसको डाला है। और साथ के साथ ये स्वाधीन जो आप देख रहे हो, ये फफूंद नाशक दवाई है, बेहतर प्रोडक्ट है। अगर शुरुआती तौर पे इसको लगाते हो तो आपकी फसल बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या इसमें जो हमारे फफूंद नाशक दवाई है वो क्या करता है कि इसमें बीमारियां की जो स्टार्टिंग रोकना, जैसे डालते हैं तो जड़ के आसपास जो भी कीटाणु आ चुके हैं, आए हुए कीटाणु को ये वही खत्म, निष्क्रिय कर देता है, वही खत्म कर देगा। तो जो हमला हो चुका स्टार्टिंग में वो वही खत्म हो गया, तो आपकी जड़ स्टार्टिंग में ठीक हो जाती है। उसके बाद ये जड़ के रास्ते पत्तों पे आता है, और पत्ते में जो नए पत्ते हाइट लेते हैं, नए पत्ते बाहर, शाखाएं बाहर निकलती हैं, ये उस पर भी इसका असर रहता है। मतलब जो नई चीज पत्ते आ रहे हैं, शाखाएं आ रहे हैं, जो नई बाली आ रही है, सब पर इसका असर रहता है। और जमीन में ये स्टार्टिंग में डालने से यह फायदा होता है कि जो आपकी बीमारियां
बहुत जल्दी 30-35 दिन में आ जाती हैं, उसको जो आप दूर कर देते हो काफी हद तक, 15-20 दिन का जो है आपका पीरियड और लेट हो जाता है। तब तक क्या होता है, ये अपनी हाइट ले लेता है, कद ले लेता है, ये स्वस्थ बन जाता है, और जो स्वस्थ शरीर होता है वो भी अपने आप को बचा लेता है काफी हद तक। अगर स्टार्टिंग में इसको डालोगे तो काफी हद तक बीमारियों के लिए ही है। आप देखना खेत में जाकर तीसरे चौथे दिन, किसान भाई ने बताया हमें कि तीसरे चौथे दिन इसका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। हफ्ते के बाद खेत में जाओगे और आप उखाड़ के देखोगे, आप जब निकालोगे उसको पौधे को खेत से, तो आपको महसूस होगा कि आपने इसको कितनी बढ़िया बेहतर चीज डाली है। तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसको डालने का तरीका बताऊं क्या है और डोज कितनी है। स्वाधीन और जो तारीफ है, बड़ा सिंपल तरीका है इसमें। आपको यूरिया डालना है, तो यूरिया में आपने यूरिया का जो पल्ली बिछा ली, उसके अंदर नीचे जमीन पे यूरिया का जो बैग है आपने इसको फैला दिया, और यहाँ यूरिया के जो आप डोज डालना चाहते हो, अभी क्या 25 से 30 किलो हम डालते हैं यूरिया एक बार में, तो आपने उस बैग से यूरिया निकाल कर जमीन पे फैला दिया, और बड़े आराम से जो तारीफ है इसका आधा लीटर जो है वो आपने डाल दिया। और डालने के बाद उसको आराम से हाथ से ऐसे के मल लेना है, और 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद क्या होगा आप देखिएगा कि बिल्कुल ये रच जाएगा उसके अंदर। और जो स्वाधीन जो बताया मैंने आपको, ये स्वाधीन का डब्बा देख लो, इसका आधा किलो लेना है। आधा किलो लेकर उसी जो मिलाए हुए तारीफ का जो है यूरिया है उसमें डाल के हाथों से मल लेना, और 10-15 मिनट या 5 मिनट के बाद यहाँ आप उसको दोबारा स्टोर भी कर सकते हो बैग के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी नहीं बनेगा ये। तो इससे क्या होगा कि जब डालोगे तो यूरिया के साथ एक समान जो है वो खेत में फैल जाएगा और वहीं पर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब बात ये आती है कि देखिए आपको कि अगर इन चीज़ों को हम स्टार्टिंग में लेते हैं, मैं आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ दोबारा से आपको। देखिए ये जो धान की फसल है, इसका आरंभिक जो 45 दिन का पीरियड होता है नर्सरी के निकालने के बाद भी, देखो आप, इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपकी सफेद जड़ें होती है उसका निकलना बहुत जरूरी है। सफेद जड़ें का मतलब होता है कि बेहतर फसल। तो सफेद जड़ तब अच्छी होती है जब बीमारी कम होती है। अगर बीमारियां ज्यादा होंगी और जमीन बहुत ज्यादा सख्त होगी तो क्या होने वाला है, उसमें ये फर्क पड़ने वाला है कि जो जड़ का रंग है वो सफेद से भूरे कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भूरा रंग ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस जड़ में हम हेल्दी जड़ नहीं मानते। तो ये जड़ की जो मजबूती है और जमीन को स्वस्थ करना होता है वो इस पर निर्भर करता है। अगर आपने हाइट जो कद है उसका अच्छा ले लिया और जो कोई खुराक डाली हुई आपने स्टार्टिंग में, तो क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी मदद करेगा। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस बाद में नहीं मिलती, क्या होता है कि स्टार्टिंग में डालते ही वो जमीन जो फसल होती है वो ले लेती है और अपने पौधे के अंदर वो स्टोर कर लेती है। तो जैसे जैसे कि इसकी हाइट बढ़ती है, जब तक ये अवस्था आती है, दाने की अवस्था आती है, तो ये फास्फोरस जब डाला हुआ है वो दाने में जो उसका भारापन है वो आने में मदद करता है। अगर स्टोर ही नहीं हुआ, अगर फास्फोरस स्टार्टिंग में जड़ कमजोर रहेगी, तो जो है आपका ये जो आप जो सोच रहे हो कि एंड में जाके मुझे अच्छी पैदावार मिलेगी, उसमें आपको फर्क पड़ेगा। जैसे बच्चे की ग्रोथ हम स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं, पूरा टीकाकरण करते हैं, आज के टाइम में तो कार्ड बन जाते हैं, भी इसको 6 महीने में ये लगाना है, साल के बाद हमने ये लगाना है, तो एक सिस्टम बन जाता है। सब हेल्थ कॉन्शियस हम लोग हैं, तो वैसे ही फसल के लिए हमें थोड़ा, जमीन के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ये डालने के बाद, ये तो हमारी बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि ये खुराकी तत्व की बात कर रहे थे। अब बात आती है हमारी कि दूसरा जो पहलू है जो हमें बहुत परेशान करता है धान में। अभी मैं देखा कि इस साल हमने बताया जैसे चेंजेस, लेबर की आपकी प्रॉब्लम आई, लेबर कम है आपके पास, लेट हो गए, पानी की समस्या है, सरकारें भी कह रही हैं, आप खुद महसूस करते हो कि पानी का जो लेवल बहुत नीचे जा रहा है, डीजल बहुत लग रहा है, क्योंकि पानी को लेने में आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही टाइम पर, तो आपके पास ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको एक सिस्टम बन रहा है आपके सामने। चलो मैं ऐसे करता हूँ, सीधी बिजाई करता हूँ, डीएसआर से बिजाई करता हूँ। कई मेरे किसान भाइयों ने देखा जाए तो उन्होंने बेड्स पर भी जो है वो धान लगाया है, और देखकर खुशी होती है आपको कि आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हमारे काम आते हैं, हम आपसे सीखते हैं कुछ आके आपसे। तो हमें भी लगता है कि चलो आपसे विचार करते हैं। आज हमारा ऑनलाइन का यही पर्पस था कि अगर हम लेट हो गए तो देखिए हम आपके पास आते रहेंगे, बट आज के टाइम में क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए कि एक टाइम पर, समय पर हम कितने किसान से जुड़े, अपने विचार उनके सामने रखें। तो हमारा ये मानना है कि देखिए जो आपको चीज बहुत परेशान करती है वो परेशानी आपको मिलती है खरपतवार। तो धान की खेती में पहले कई लोगों ने सीधी बिजाई जब की थी तो उस टाइम हमारे पास खरपतनाशक दवाई कोई थी नहीं, और ये चक्कर में वो पीछे हट गए। कई किसानों ने इसको लगातार लगाते रहे, पर ज्यादातर लोगों ने क्या किया, जो सिंपल मेथड है, पौध लगाओ और पौध लगाने के बाद खेत में लगाओ, कद्दू करो और पानी खड़ा करो,
तो समस्याएं क्या हो रही हैं कि जमीन जो है हमारा वो बिगड़ रही है, ये हम जो पडलिंग करते हैं, कद्दू करते हैं, इसमें हमारी खेत जो जमीन है वो उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। और साथ के साथ हमारा पानी जो है वो सेम नहीं है, लेबर की हमें शॉर्टेज है, क्योंकि सीधी बिजाई में आज हम ये कहते हंसते हैं, कई बार कहते भी हैं कि आप तो सीधी बिजाई जो आप लोग जीन्स की पैंट डाल के भी कर सकते हो, बट अगर आपने दूसरा किया, आप देखो कद्दू करना हो तो आपको पता कभी पानी लगाने के लिए एक्स्ट्रा लेबर पड़ती है आपको, और खरपतवार भी आपको आ जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसमें भी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जो खरपतवार बढ़ने की समस्या डीएसआर में थी वो हमने काफी हद तक सॉल्व कर लिया, और मेन खेत में भी है। हमें एक ऐसा नदीनाशक चाहिए जो हमें ये सोच, ये हमें टाइमिंग दे भी, अगर इसको हम लेट करना चाहे तो हम कब डालें, अगर लेट हो भी जाए तो क्या करें। कुछ नदी है जो हम कहते हैं खरपत नाशक हैं, वो हमें स्टार्टिंग में ही 2 दिन के अंदर डालने पड़ते हैं, कुछ हमें 8-10 दिन में खत्म करने पड़ते हैं, साथ ही हमें पता है। अभी जो हमने सुमिटोमो ने एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट दिया, इसके लेते हुए ये प्रोडक्ट है जुनून। अब जुनून जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके पास एक विंडो बन जाती है कि अगर आपका धान लग गया तो 10 दिन के अंदर भी इसको आप यूज कर सकते हो, और 20 से 25 दिन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक मतलब है, एक ऑप्शन है कि आप इसको कर सकते हो। अब इसको डालने का क्या हमें मतलब देखना पड़ता है कि इससे इस्तेमाल कैसे करना है, पहली बात तो है। डोज क्या है, ये भली बात ही मेरे किसान भाइयों को पता होगा, तो मैं बताना चाहूँगा। इसकी जो डोज है वो सिफारिश की गई है 100 ml प्रति एकड़, बट 120 ml प्रति एकड़ भी हम इसको डाल सकते हैं, देखते हुए भी खरपतवार कितना है। और अवस्थाएं की हम बात करते हैं तो आप देखो कि जितना छोटा होगा, 2 से लेकर 5 पत्ती जो होती है उस पर ही हमें करना पड़ता है। अगर वो साइज बढ़ जाए तो उसमें उसको रोकने में प्रॉब्लम आती है। जैसे भी इसको डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है कि पानी हमें 8 टैंकी लगाना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये पत्तों के रास्ते से काम करना है। जो पानी है उसको खेत से निकाल देना आपने। और जो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो खरपत पौधा है, खरपत वाला पौधा है, उसका जो है लेवल जो है वो एक्सपोज होना चाहिए, जिसमें दवाई पड़े, पानी के अंदर नहीं डूबे हो उसकी गर्दन। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, डालते ही आप क्या नोट करोगे, 4-5वें दिन का रंग जो है पीला होना स्टार्ट होता है। इससे क्या लगता है कि जो खुराक वो ले रहा था, जो कंपटीशन वो कर रहा था धान की फसल के साथ, वो रुक गया है, और वो थोड़ी देर बाद, हफ्ते के बाद वो सूख जाता है अपने आप। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तकरीबन आपका उत्पादन का 33 से लेकर 40% जो हिस्सा है वो उसके का नुकसान होता है। आप सूचना के एंड तक इसकी जो है समस्याएं में घिरे रहते हैं। तो एक तो ये आपको करना है, और इसके साथ कई बार क्या होता है, आपको पतीला, मोथा, मोथी, कई तरह के कई घास होते हैं, बारीक घास, पत्ती वाले घास होते हैं, चौड़े पत्ते वाले घास होते हैं, ये सभी को खत्म करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पहचान तो आपको इसकी है ही है। तो इस टाइप के आप देख लो, सब तरह के है घास है, जो आप देख सकते हैं। ये सारे के साथ चौड़ी पत्ती वाले भी हैं, सजिस भी हैं, आप देखो बारीक घास वाले भी हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है कि इसको मारती है। बट कई बार क्या होता है, कोई अड़ियल घास होते हैं जो नहीं मरते। अगर ऐसी समस्या आपको चौड़े पत्ते वाली समस्या आती है या ढीले की समस्या आती है, जो आप कई बार नोट करते हो कि नहीं मरते, तो आपके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे हमारा एक उत्पाद आता है सेलमिक्स। इसको आप मिला सकते हो। ये 8 ग्राम की पुड़ी है। इसको आपने 8 डब्बे जो होते हैं पानी के, उसमें घोल लेना अलग से, और उसके बाद एक डब्बा जो है पंप को आधा भर लिया, डाल दिया, और जुनून के साथ मिक्स करके इसको आराम से आप डाल सकते हैं। तो आपको ये एडवांटेज होगा कि जो अड़ियल खरपतवार होते हैं वो इसमें कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये दोनों मिला के आप कर सकते हैं। इससे आपको ये एडवांटेज होता है कई बार। अच्छा, एक और चीज़ है, जब क्योंकि ऐसी फॉर्मुलेशन आपको जब भी लेना है, इसको थोड़ा सा इसको शेक करना है, ऐसे शेक करके आप इसको डालें। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो वन वे कॉन्फ्रेंस है, ये आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं, मगर मैं आपको सुन नहीं सकूँगा। तो मेरे कुछ किसान भाइयों ने यहाँ मेरे कुछ प्रश्न भी किए हैं, कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, जो फसल है वो आपकी, और आपकी तो फसल चलती रहेगी। ज़मीन आपकी संपत्ति है, इसको जितना बचा सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आपकी ज़मीन है और आपके साथ रहने वाली है। और सुमिटोमो का हमारा ये है कि ठीक है, हम आपको अच्छे से अच्छे उत्पाद भी देते हैं, बट हमारा ये है किसान जो है वो खुशहाल रहे, और खुशहाली जो आपको मिलेगी तभी, अगर आपकी जो ज़मीन है वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है फसल, तभी आपके कारण आपकी खुशहाली सबकी खुशहाली है। मैं फिर थोड़ा सा पहले कुछ मैं क्वेश्चन अटेंड दोबारा कर लूँगा आपसे। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि पहले तो आपने क्या करना है, ज़मीन को मुक्त करना है बीमारियों से, मैंने बताया जैसे आपको,
और खुराकी तत्व जो आप नहीं डालते हो वो आपको डालना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो चौथा तत्व है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है, आपको पता है, सल्फर, जो हम न्यूट्रियस 90 से देते हैं। आपको डालने का तरीका मैंने बताया था, यूरिया के साथ पहली यूरिया या दूसरी यूरिया के साथ किसी के साथ भी 3 किलो की जो डोज है इसको मिला के डालेंगे तो आपको फायदा ये होने वाला है कि आपकी फसल में जो हरापन है, क्लोरोफिल है, जो बहुत ज़्यादा, जो हम कहते हैं कि बेसिक नीड है, उसको ये पूरा करता है। उसके कारण जो सूरज की किरणों के साथ इसकी पोषक शक्ति बढ़ती है पौधे की, और जमीन जो आपकी उसकी सेहत भी बढ़िया होती है। और ये रिजर्व है, अगर आपने डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ये आपका वही पड़ा रहेगा, जितना फसल को जरूरत है वहाँ ये लग जाएगा। बाकी ये जैसे बैंक से पैसा निकालते हैं और डालते हैं तो आपका ही ऐड होता है, तो ये सल्फर कहीं जाता नहीं है, ये आपका सल्फर जो है जमीन में रहेगा और अगली फसल में काम आएगा। तो इससे आपको ये एडवांटेज होने वाला है, ये आपको डालना जरूरी है। इसके साथ साथ जब ये डाल दिया तो मैंने आपको बताया था कि कई बार तनाव के कारण फसल में खुराकी तत्व होने के कारण भी जो है फसल जो है वो चलती नहीं है, रुक जाती है, या तो उस टाइम बीमारी ने हमला किया हुआ है और बीमारी जो है आपको नजर नहीं आ रही। जैसे कहते हैं कि किसी को बीमारी तो है बट वो नजर नहीं आ रही, रोटी नहीं खा रहा, बढ़ नहीं रहा, तो अंदर कोई इन्फेक्शन होती है, तो हम इन्फेक्शन के चक्कर में ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे मिट्टी टेस्ट भी हम कराते हैं। जब तक मिट्टी टेस्ट नहीं कराते आपको लगता नहीं सल्फर की कमी है, आपको लगता नहीं बीमारी है कोई। तो ये जो बीमारियां होती हैं जो हमें नजर नहीं आती है, जब तक वो पत्तों पर आती नहीं है, फल पर आती नहीं है, तो इसको बचाव का तरीका यही है कि आप स्वाधीन जो है, ये आपको आरंभिक जो है स्टार्टिंग में जो बीमारियां आती हैं जो जड़ पर हमला करती हैं और फसल को चलने देती नहीं है, तो बीमारियों के लिए ये आपको मुक्ति देगा, ये आपकी फसल को। और ये जो तारीफ है ये एक पौष्टिक आधार है, जो खाद डालने के बाद फसल नहीं ले पाती उसको ये एक मदद करता है। इसके अंदर कई तरह के एंजाइम्स हैं, कई तरह के न्यूट्रिएंट डाले हमने, और ये बढ़ाने के लिए और ये बीमारी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। यूरिया के साथ इसको अप्लाई कीजिए, आप आराम से दोनों को मिलाइए, बड़े आराम से, एनवायरमेंटली सेफ है, आपके लिए भी सेफ है, और जमीन को ये बहुत बढ़िया, मतलब आपकी एक तरह की प्रॉपर्टी है, आप जमीन आपकी जो उसको भी बढ़ाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जमीन जो है वो आपके साथ रहने वाली है। आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मान के चलो कि आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। जैसे आप मान के चलो कि आपने ट्रीटमेंट किया तो आपके 200 पौधे एक जगह गलते हैं, तना गल गया, ऐसी समस्याएं आपको आती हैं। तो वो चीज़ें आप जब हो जाती है तो आप रोक नहीं सकते इस चीज़ों को, पर अगले साल क्या होता है कि आप कोई खुराक देते हो तो वो कम मरते हैं, फिर उसके बाद और कम मरते हैं, तो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। मैंने बताया कि बीमारी कभी भी जमीन पे एक साल में नहीं आती, वो कई सालों के बाद बढ़ती है और आपको नजर आती है। वैसे ही जहाँ वो एक दिन में ठीक होती है ना, एक दिन में वो खत्म होती है। तो ये चीजें जो हैं आपको मैंने बताया, ये आपकी जमीन की सेवा के लिए 300 रुपये प्रति एकड़ खर्चा है। आप बाद में हजारों रुपये खर्चा करते हैं बीमारी पे आने पर, तो ये 300 रुपये खर्चा जो आपको आज के सोचना, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की अपनी धरती माता के लिए, इसको आप जरूर करो और इसकी जो गिनती है जमीन में बढ़ाओ। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी ये थी। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताऊंगा मैं एक चीज और कि कंफ्यूजन कहाँ होती है। कई बार क्या होता है, ये आप देख रहे हो ये पत्ता पीला है, अब दूर से कोई बंदा देखेगा तो आप यूरिया डालोगे इसके अंदर कि यूरिया डाल दो, ये तो मतलब कमी है कोई ताकत की, मगर यूरिया इसकी कमी नहीं है, ये पोटाश की कमी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, ये जो नीचे देख रहे हो ये बीमारी नहीं है, आपको लग रही बीमारी है, और बीमारी भी ऐसी होती है ऐसे खेत में, बट आपको नजर के लगता है कि ये समस्या बीमारी आ गई तो आप स्प्रे करते हो, बट ये पोटाश के कारण है, ये भी पोटाश का सिम्टम है जब बढ़ जाती है। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि खुराकी तत्व और बीमारी में फर्क क्या है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर ठीक आप पहचान लोगे तो आपका खर्चा भी कम होगा और आपकी फसल भी अच्छी मजबूत होगी। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखना चाहूंगा जो आपने लिखे हैं। हाँ जी, एक हमारे किसान भाई ने लिखा है कि ये किस टेम्परेचर पर काम करता है और कैसे काम करता है। देखिए, ये जो हमने लेबोरेटरी में तैयार किए हुए हैं, इसका हमारा यही है कि हमने इसको सोच के तैयार किया हुआ है कि ये खेत में जितना टेम्परेचर होता है वो उतना इसको मेंटेन अपने आप कर लेगा, ये खत्म नहीं होते, जमीन के अंदर रहते हैं। और खेत में नमी होती है तो 25 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर आपका होता ही है। तो आराम से इसको आप बेझिझक इसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे किसान भाई पूछते हैं डोज, अच्छा डोज जो मैं न्यूट्रिएंट 90 की मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। देखिए, ये 3 किलो की जो डोज है वो तो हम कहते हैं नॉर्मल जो है इसकी डोज 3 किलो ही है इस टाइम न्यूट्रिएंट 90 की। बट अगर आपकी फसल कोई और है, जैसे गन्ना आलू है, कोई और फसल लगाते हैं, इसमें ज़्यादा पैदावार की हम गुंजाइश होती है,
तो उसको खुराक भी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी हम एक्स्ट्रा डालते हैं खाद को। तो इस हिसाब से आपका टाइमिंग जो बात करते हैं, टाइमिंग इसका है स्टार्टिंग में इसको आप डाल सकते हो न्यूट्रिएंट्स 90 को। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमिटोमो आपके साथ जुड़ी हुई कंपनी है, और प्रोडक्ट जो है आपको सबको उत्पाद का आपको पता है, क्वालिटी पर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आपके साथ खड़े हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो भी खेतों में काम करी आपके साथ है वो, और पूरी आपको जो सर्विस दे रही है। फिर भी मैं चाहता हूँ आपसे कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जो है www.sumichem.co.in। इस पर आप खोलेंगे, आज इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट रेंज के बारे में पता होगा, कंपनी के बारे में पता होगा। आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये आपके लिए हम कहते हैं इसको प्रोडक्ट, बट आपके लिए ये हमारे लिए भरोसे का काम करते हैं। ये भरोसा है, क्योंकि अगर आपको समस्या आ गई है तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट को देखोगे, पहचानोगे, हाँ ठीक है, इस प्रोडक्ट जुनून ने जो है मेरा बहुत फायदा किया था, ये भरोसा जीता हमने। तो आज ये हम चाहते हैं प्रोडक्ट ना रह के आपका भरोसा हो। तो आप इसको, हमारा कोई प्रोडक्ट है इसमें हमने नंबर दिया हुआ कस्टमर केयर का, आप फोन पे भी इसको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको कोई समस्या है तो। इसका मैं जानता हूँ कि इस टाइम काम का समय है, दोपहर का समय है, तो आप खेतों से आए हो और अभी आप वापस अपने खेत में जाना है आराम करके, तो मैं चाहूँगा आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। फिर भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कृपा करके हमारी वेबसाइट से भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, वहाँ पर डीलर भाई हैं, उनसे आप बात कीजिए। हमारी पूरी टीम फील्ड में होती है, आपको कहीं भी जरूरत है आपके साथ खड़े हैं। सुमिटोमो आप हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ पर टाइम दिया मुझे और हमने विचार किया है। आप कृपा करके जो मैंने बात की है इसको अपने खेत में, जो प्रोडक्ट बताए हैं आपको, उत्पाद बताए हैं और जो बातें आपको मैंने बताई हैं ध्यान रखने वाली, कृपा करके अपना के दीजिए। हम आपसे सीखते हैं, आपसे सीखी हुई बातें ही आपसे बात कर रहे हैं हम, तो कृपा करके इनको इस्तेमाल कीजिए और कुछ भी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका किसान भाइयों।